और ये कोई आम सक्सेस स्टोरी जैसी नहीं है। अच्छा। इसमें हमें एक ऐसे इंसान की झलक मिलती है जो अरबों डॉलर की कंपनी चलाता है, लेकिन उसकी जड़ें मतलब बहुत गहरे व्यक्तिगत संघर्षों में। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जो दीपेंद्र गोयल को असल में चलाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि दीपेंद्र गोयल की इस दुनिया के अंदर आखिर चल क्या रहा है। शुरुआत करते हैं एक ऐसी जगह से जहां से शायद कोई उम्मीद भी नहीं करेगा। गोयल बताते हैं कि उनका बचपन कैसा था, और ये सुनकर शायद हैरानी हो कि ज़ोमैटो के फाउंडर को स्कूल में बहुत ज्यादा तंग किया जाता था। हाँ, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। उन्हें छोटा, काला और हकलाने वाला कहकर चिढ़ाया जाता था। और बात सिर्फ बच्चों तक ही नहीं थी। हाँ? वो बताते हैं कि उनके दोस्तों के माँ बाप भी अपने बच्चों से कहते थे कि देखो, इस लड़के से दूर रहो। ओह, ये तो बहुत ज्यादा है। लेकिन उनके लिए सबसे तकलीफदेह बात ये भी नहीं थी। अच्छा, तो क्या थी? जो चीज उन्हें सबसे ज्यादा चुभती थी वो ये थी कि जब वो कुछ बोलने की कोशिश करते थे तो कोई उनकी बात सुनता ही नहीं था। मतलब उन्हें अनदेखा कर दिया जाता था। बिल्कुल, लोग उनकी बात के बीच में ही कहीं और देखने लगते थे, जैसे वो वहाँ है ही नहीं। ये तो किसी के भी आत्मविश्वास को पूरी तरह तोड़ सकता है। और इसी माहौल में बड़े हो रहे उस लड़के के कमरे में एक पोस्टर लगा था। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। जिस पर लिखा था, I was born to lead, not to be ruled। मैं नेतृत्व करने के लिए पैदा हुआ हूँ, शासित होने के लिए नहीं। और ये उस लड़के के कमरे में लगा है जिसके 11वीं क्लास में सिर्फ 42% नंबर आए थे। ये दोनों बातें एक दूसरे से कितनी अलग है। और यहीं पर इसी विरोधाभास में हमें उनकी महत्वाकांक्षा की असली जड़ मिलती है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाइए। ज़ोमैटो बनाने के पीछे उनकी पहली प्रेरणा पैसा या शोहरत नहीं थी। तो फिर क्या थी? उनकी सबसे गहरी इच्छा थी कि लोग उन्हें सुने, उनकी इज्जत करें। वो कहते हैं कि उनका शुरुआती लक्ष्य बस इतना था कि उनके दोस्त उनकी बात को गंभीरता से लें। एक अरबों डॉलर की कंपनी की शुरुआत बस इतनी सी इच्छा से हुई कि मुझे सुना जाए। ये बात सोचने में कितनी अजीब है ना, कि एक अरबों डॉलर की कंपनी का सीईओ, जिसके एक इशारे पर लाखों लोग काम करते हैं, वो लोगों के सामने बोलने से बचता है। हाँ, ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। इंटरव्यू में वो बताते हैं कि उन्होंने पिछले 7-8 साल से कोई टाउन हॉल मीटिंग नहीं की, एक भी नहीं, जहां वो स्टेज पर खड़े होकर कर्मचारियों से बात करें। हाँ, वो जो करते हैं उसे स्लैक टाउन हॉल कहते हैं। स्लैक एक ऑफिस कम्युनिकेशन ऐप है, तो वहाँ टेक्स्ट के जरिए मतलब लिखकर अपनी बात हजारों कर्मचारियों तक पहुँचाते हैं। और इसकी वजह जाहिर है उनकी हकलाहट। बिल्कुल, उन्हें हमेशा ये डर लगा रहता था कि अगर वो बोलेंगे और हकलाएंगे तो लोग फिर से उनकी बात नहीं सुनेंगे, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में होता था। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। अब उनकी सोच बदल गई है। वो कहते हैं, अगर मैं हकलाता भी हूँ तो भी लोग अब मुझे सुनेंगे। ये एक लाइन उनके पूरे सफर को, उनकी पूरी कहानी को बयां कर देती है। सही बात है, वो बचपन की उसी असुरक्षा को सीधे तौर पर संबोधित कर रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ से एक और कमाल की बात निकल कर आती है। गोयल का मानना है कि उनकी हकलाहट ने ही उन्हें एक बेहतरीन लेखक बनने पर मजबूर किया। अच्छा, ये कैसे? क्योंकि वो बोलकर अपनी बात ठीक से नहीं रख पाते थे, तो उन्होंने लिखने की कला को अपना हथियार बना लिया। मतलब उन्होंने अपनी सबसे बड़ी मानी जाने वाली कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। तो क्या इसका मतलब ये है कि ज़ोमैटो की जो पूरी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है, जो इतनी टेक्स्ट बेस्ड और मीम फ्रेंडली है, वो कहीं ना कहीं उनके लिखने की इसी ताकत से निकली है? ये एक बहुत मजबूत कनेक्शन लगता है ना? हाँ, ज़ोमैटो के नोटिफिकेशंस और विज्ञापन कितने मजेदार होते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। बिल्कुल, जब कंपनी का लीडर ही लिखित संवाद में सबसे ज्यादा सहज और प्रभावी हो, हाँ। तो ये स्वाभाविक है कि कंपनी की आवाज भी वैसी ही होगी। उन्होंने डर का सामना करने के बजाय उसके आसपास काम करने का एक शानदार तरीका खोज निकाला। एक तरह से अनुकूलन की बेहतरीन मिसाल है ये। हाँ, जब एक दरवाजा बंद हो तो दूसरा बना लेना। ठीक है, तो उनकी कम्युनिकेशन स्टाइल उनकी निजी कहानी से जुड़ी है, लेकिन असल में वो कंपनी चलाते कैसे हैं? ज़ोमैटो की वर्क कल्चर के बारे में बहुत बातें होती हैं। इंटरव्यू से क्या पता चलता है, आखिर वो अपनी टीम से चाहते क्या हैं? उनका तरीका पारंपरिक कॉर्पोरेट कल्चर से बहुत अलग है। वो बताते हैं कि ज़ोमैटो में कोई तिमाही या सालाना टारगेट नहीं होते। कोई टारगेट नहीं? कोई सेल्स टारगेट नहीं, कोई ग्रोथ टारगेट नहीं। पूरा सिस्टम एक ही चीज पर टिका है, भरोसा। भरोसा। वो अपनी टीम से संस्थापक वाली मानसिकता यानी फाउंडर्स माइंडसेट की उम्मीद करते हैं। फाउंडर्स माइंडसेट, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? उन्होंने इसका एक बढ़िया उदाहरण दिया।
मान लीजिए शुक्रवार शाम 6 बजे हैं और आप घर जाने के लिए तैयार हैं। ठीक है। तभी आपको सिस्टम में एक बड़ी खराबी दिखती है। अब आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो आप सोचें कि चलो इसे सोमवार को देखेंगे, जो ज्यादातर लोग करेंगे। हाँ, या फिर आप एक फाउंडर की तरह सोचें और कहें नहीं, ये मेरी कंपनी है, मैं इसे अभी ठीक करूंगा, चाहे रात के 10 क्यों ना बज जाए। ये काम के घंटों के बारे में नहीं है, ये उस अपनेपन और जिम्मेदारी के एहसास के बारे में। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो है जो काफी विवादास्पद है। आप फायरिंग की बात कर रही हैं? हाँ, उन पर आरोप लगते हैं कि वो लोगों को बहुत आसानी से निकाल देते हैं, जैसे वो डिस्पोजेबल हो। ये हाई ट्रस्ट वाली बात और आसानी से निकालना, ये दोनों एक साथ कैसे चल सकते हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इंटरव्यू में गोयल इस पर बात करते हैं। उनका नजरिया बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि किसी को नौकरी से निकालना, खासकर जिसके साथ उन्होंने काम किया हो, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं होता। ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें किसी कर्मचारी को 6 से 12 महीने तक लगातार फीडबैक दिया जाता है, सुधार के मौके दिए जाते हैं। 1 मिनट, अगर 6 से 12 महीने तक फीडबैक दिया जा रहा है तो फिर लोग तैयार क्यों नहीं होते? गोयल इसे त्रासदी कहते हैं कि लोग अक्सर उस संदेश को समझ ही नहीं पाते। ये कहना थोड़ा आसान बहाना नहीं लगता? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। क्या ये मैनेजर की नाकामी नहीं है कि वो अपना फीडबैक सही से नहीं दे पा रहा? देखिए, गोयल के नजरिए से ये सिर्फ परफॉर्मेंस या स्किल की बात नहीं है, ये उस फाउंडर्स माइंडसेट पर वापस आता है। उनका मानना है कि अगर किसी व्यक्ति को महीनों तक समझाने के बाद भी उसमें वो जुनून या अपनेपन का भाव नहीं आता, तो वो उस कल्चर के लिए सही नहीं है। उनके लिए ये एक बुनियादी असंगति है जिसे सिर्फ ट्रेनिंग से ठीक नहीं किया जा सकता। हालांकि हाँ, आलोचक इसे एक कठोर और माफ न करने वाली संस्कृति कह सकते हैं। इस भरोसे वाली संस्कृति का कोई पॉजिटिव उदाहरण भी है जहां ये काम आया हो? हाँ, और वो बहुत शक्तिशाली है। कोविड-19 संकट के दौरान एक समय ऐसा आया जब जोमेटो के पास बैंक में सिर्फ 45 दिनों तक कंपनी चलाने का पैसा बचा था। सिर्फ 45 दिन? हाँ, कंपनी डूबने की कगार पर थी। तब गोयल ने अपने कर्मचारियों से एक अजीब सी मांग की, स्वैच्छिक वेतन कटौती। उन्होंने किसी को मजबूर नहीं किया? नहीं, बस स्थिति बताई और मदद मांगी। और बदले में उन्हें क्या मिला? बदले में कर्मचारियों को ESOPs दिए गए, मतलब कंपनी के शेयर्स। ओह, एक तरह का दाव था। अगर कंपनी डूबी तो सैलरी भी गई और ये शेयर भी बेकार, लेकिन अगर कंपनी बच गई तो ये शेयर बहुत कीमती हो सकते हैं। और यही हुआ IPO के समय। बिल्कुल, जब जोमेटो का IPO आया तो उन ESOPs की कीमत 30 गुना बढ़ गई। ये दिखाता है कि उन्होंने अपनी टीम पर कितना बड़ा भरोसा दिखाया और टीम ने उन पर। तो एक तरफ तो कर्मचारियों पर इतना भरोसा, लेकिन दूसरी तरफ जब जोमेटो ने 10 मिनट डिलीवरी का ऐलान किया तो लोगों ने कहा कि कंपनी अपने डिलीवरी पार्टनर्स की जान की परवाह नहीं कर रही। ये दोनों बातें एक साथ कैसे फिट होती हैं? ये जोमेटो के सबसे बड़े विवादों में से एक था और गोयल ने इंटरव्यू में से सीधे तौर पर संबोधित किया। उनका कहना है कि ये पूरा विचारी गलतफहमी पर आधारित था। अच्छा? वो 3 मुख्य बातें साफ करते हैं। पहली, डिलीवरी राइडर को कभी कोई टाइमलाइन नहीं दी जाती। 10 मिनट का टाइमर सिर्फ ग्राहक के लिए होता है। ओके, ये बड़ी बात है। दूसरी, ये डिलीवरी सिर्फ चुनिंदा जगहों से होती है, जहां डिलीवरी स्टेशन ग्राहकों के 2 किलोमीटर के दायरे में होते हैं। और तीसरी, मेन्यू भी सीमित होता है ताकि खाना तुरंत तैयार हो सके। बिल्कुल, इसलिए राइडर को तेज चलाने की कोई जरूरत ही नहीं होती। लेकिन जनता के बीच ये बात इतनी आसानी से नहीं मानी गई। सोशल मीडिया पर तो हंगामा मच गया था। हाँ, उन्होंने माना कि सड़क दुर्घटनाओं में डिलीवरी पार्टनर्स की मौतें होती हैं, जो कि एक दुखद सच्चाई है। लेकिन उनका दावा है कि ये सामान्य सड़क दुर्घटनाएं हैं, 10 मिनट डिलीवरी के दबाव के कारण नहीं। मतलब वो मानते हैं कि डेटा इस बात का समर्थन करता है कि उनकी प्रणाली सुरक्षित है, लेकिन शायद वो इस बात को जनता तक ठीक से पहुंचा नहीं पाए। हाँ, एक तरह से कम्युनिकेशन की चुनौती। चलिए एक और विवाद की बात करते हैं, शार्क टैंक वाला मामला। खबरें थीं कि जब दीपेंद्र गोयल को जज के तौर पर बुलाया गया तो शो के प्रायोजक स्विगी ने कथित तौर पर आपत्ति जताई। हाँ, और उन्हें हटाने की शर्त रखी। इस पर गोयल की क्या प्रतिक्रिया थी? ये उनके सोचने के तरीके के बारे में बहुत कुछ बताती है। उन्हें इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। बुरा नहीं लगा? नहीं, उनका मानना है कि इस तरह के कदम कमी वाली मानसिकता यानी स्केर्सिटी माइंडसेट से आते हैं। कमी वाली मानसिकता मतलब ये सोच कि बाजार में जगह सीमित है और अगर मेरा प्रतियोगी जीतता है तो मैं हार जाऊंगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। गोयल का नजरिया इसके उलट है कि बाजार इतना बड़ा है कि सबके लिए जगह है। वो कहते हैं कि अगर वो स्विगी की जगह होते तो वो ज्यादा शालीनता दिखाते, और ऐसा कभी नहीं करते।
ये प्रतिस्पर्धा को देखने का उनका एक दार्शनिक नजरिया दिखाता है। ये तो हुई प्रतियोगियों की बात, लेकिन ग्राहकों के साथ भी तो भरोसे के मुद्दे उठते हैं। इंटरव्यू में ग्राहकों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी का भी जिक्र है। हाँ, ये एक दिलचस्प हिस्सा था। लोग रिफंड पाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जैसे खाने में अपने बाल डाल देना या एआई का इस्तेमाल करके केक की टूटी हुई तस्वीर बना देना। सच में लोग ऐसा करते हैं। हाँ, इसे रोकने के लिए जोमेटो ने एक सिस्टम बनाया है जिसे वो कर्मा स्कोर कहते हैं। कर्मा स्कोर? ये क्या है? इसे ऐसे समझिए कि जैसे किसी गेम में आपका स्कोर होता है, वैसा ही जोमेटो पर ग्राहक और राइडर दोनों का एक कर्मा स्कोर है। अच्छा। अगर आप एक ग्राहक के तौर पर बार बार गलत या झूठी शिकायत करते हैं तो आपका स्कोर गिर जाएगा और एक निश्चित सीमा के बाद शायद आपकी शिकायतों पर कम भरोसा किया जाए। और यही नियम राइडर्स पर भी लागू होता है। हाँ, दोनों पर। मतलब ये भरोसे वाली संस्कृति सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं, बल्कि ग्राहकों और पार्टनर्स तक फैली हुई है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये साफ है कि दीपिंदर गोयल एक बहुत ही जटिल व्यक्तित्व है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। उनकी प्रेरणा का स्रोत बचपन की वो गहरी असुरक्षाएं हैं, जहां वो बस सुने जाने के लिए तरसते थे, दे भी रखते हैं। बिल्कुल। वो अपनी कमजोरियों जैसे हकलाहट को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल देते हैं और व्यापार की दुनिया के विवादों और प्रतिस्पर्धा को भी एक अलग ही दार्शनिक नजरिए से देखते हैं। सही कहा। और यहाँ श्रोताओं के लिए एक विचार है जिस पर वो सोच सकते हैं। इंटरव्यू में गोयल के कुछ नए प्रोजेक्ट्स का जिक्र होता है, जैसे कंटिन्यू जो इंसान की उम्र बढ़ाने पर शोध कर रहा है, और टेम्पल जो मस्तिष्क की निगरानी करने वाला एक उपकरण बना रहा है। ओह, ये तो फूड डिलीवरी से बहुत अलग है। बहुत अलग। अब इस पर गौर कीजिए। दीपिंदर गोयल का पूरा सफर अपनी बात लोगों तक पहुंचाने और उन्हें सुनाने के बारे में था। अब जब पूरी दुनिया उन्हें सुन रही है तो वो अपना ध्यान मानव जीवन और उम्र बढ़ने के सबसे बुनियादी सवालों को समझने में लगा रहे हैं। तो सोचने वाली बात है। सवाल यह है कि क्या होता है जब एक व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन बाहरी दुनिया से मान्यता और सम्मान पाने में बिता दिया, अचानक अपना ध्यान अंदर की ओर हमारे अस्तित्व के जीव विज्ञान पर केंद्रित कर देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पिक्चर अभी बाकी है। कमिंग सून। हाँ।